हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 45 टू सेक्शन 49 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को समझेंगे। इससे पहले हमने सेक्शन 44 तक समझ लिया था, जिसके अंदर हमने सेक्शन 39 से स्टार्ट किया था, जिसमें हमने समझा था कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है और मोड ऑफ डिसोल्यूशन क्या होता है, कि किस तरीके से हम फर्म को डिसॉल्व करते हैं, पार्टनरशिप फर्म को किस तरीके से डिसॉल्व किया जाता है। तो इतनी बातें हमें पता है, और अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर आप समझ सकते हो कि क्या मोड ऑफ डिसोल्यूशन होता है, किस तरीके से एक पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया जाता है। अब देखिए, जब एक पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो उसके बाद की लायबिलिटीज कैसे होती हैं वो हमें आगे के सेक्शंस के अंदर बताती है। तो जो सबसे पहले हमारे सेक्शन 45 है वो हमें क्या बताता है, लायबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ पार्टनर डन आफ्टर डिसोल्यूशन, की क्या लायबिलिटी होगी उन एक्ट्स के लिए जो पार्टनर्स के द्वारा किए जाते हैं डिसोल्यूशन होने के बाद। कि भाई जब फर्म डिसॉल्व हो गई, अगर उसके बाद भी पार्टनर्स कोई एक्ट करते हैं तो उसके लिए क्या लायबिलिटी होगी। जैसे मान लीजिए कि एबीसी 3 पार्टनर्स थे। अब एबीसी ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बना रखी थी एबीएन कंपनी करके। अब क्या हुआ कि जैसे हमने 1 अगस्त को अपनी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर दिया, उसका मोड ऑफ डिसोल्यूशन चारों पांचों मेथड में से कोई भी हो सकता था। अब वो फर्म डिसॉल्व हो गई, उसके बाद क्या हुआ, 2 तारीख को उन्होंने, मतलब जैसे मान लीजिए ए पार्टनर ने जाके कोई ट्रांजेक्शन करी किसी तीसरे बंदे के साथ उस पार्टनरशिप फर्म के नाम पे, एबीएन कंपनी के नाम पे। अब यहां पे क्या होगा कि अभी भी वो सभी पार्टनर्स उस ए पार्टनर के एक्ट के लिए लायबल होंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे जो सेक्शन 45 है वो हमें ये बताता है कि जब हमारी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है उसके बाद सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी को खत्म करने के लिए एक पब्लिक नोटिस देना जरूरी है। अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया जाएगा तो अभी भी जो पार्टनर्स हैं उसी तरीके से लायबल होंगे जिस तरीके से वो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होने से पहले लायबल थे। अब यहां पे आप वर्ड पढ़ेंगे पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस जो है हमें सेक्शन 72 के अंदर बताया गया है कि किस तरीके से पब्लिक नोटिस दिया जाना चाहिए। अगर उस मेथड को यूज नहीं करेंगे तो पब्लिक नोटिस नहीं माना जाएगा। मान लीजिए कि फर्म डिसॉल्व हुई, अब फर्म डिसॉल्व हुई तो अब पब्लिक नोटिस उसका दिया गया किसी भी न्यूज़पेपर के अंदर, तो वो पब्लिक नोटिस वैलिड नहीं माना जाएगा। नहीं माना जाएगा कि आपने पब्लिक नोटिस दिया है इस फर्म के डिसॉल्व होने का। या फिर जैसे मान लीजिए कि कोई पार्टनर छोड़ के गया, कोई पार्टनर रिटायर हुआ, अब उसको बाकी पब्लिक को तो ये बताना है कि मैं रिटायर हो गया या मैं अब इसका मेंबर नहीं हूं, इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं हूं, तो वो किस तरीके से बताएगा, वो पब्लिक नोटिस के थ्रू ही बताएगा। अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देगा तो अभी भी वो एक्ट्स के लिए लाइबल होगा जो भी पार्टनरशिप के अंदर होती है, बाकी पार्टनर्स के द्वारा होती है। तो ये पब्लिक नोटिस दिया जाना जरूरी है। पब्लिक नोटिस जो सेक्शन 72 में बताया उसको किस तरीके से दिया जाना चाहिए, उसकी 2 कंडीशन होती है। पहली होती है कि ऑफिशियल गजट के अंदर आपको वो नोटिस निकालना है, और दूसरा एक वर्नेकुलर लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में। कौन सी वर्नेकुलर लैंग्वेज? जहां पे भी वो पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है। वर्नेकुलर लैंग्वेज मतलब वहां पे भी जो आमतौर पर लैंग्वेज बोली जाती है वो वाली लैंग्वेज। तो इस तरीके से आपको पब्लिक नोटिस देना है, अदरवाइज जो पार्टनर होगा वो अभी भी लाइबल होगा एक्ट्स के लिए, जो भी पार्टनरशिप फर्म के एक्ट्स होते हैं। अब यहाँ पे इसका प्रोविजो जो पड़ेगा वहां पे 3 तरीके के लोग बताए गए हैं जिनके लिए पब्लिक नोटिस दिया जाना जरूरी नहीं है। अब वो 3 लोग कौन होते हैं? सबसे पहला व्यक्ति, अगर कोई पार्टनर डेथ के थ्रू पार्टनरशिप फर्म से जाता है, जैसे ए बी सी अगर पार्टनर थे, ए की अगर डेथ हो जाती है तो अब बी और सी ही सिर्फ उस पार्टनरशिप फर्म के लिए लाइबल होंगे। अब ए जो है उस डेथ की डेट के बाद के लिए लाइबल नहीं होगा। और यहां पे उस चीज का नोटिस भी दिया जाना जरूरी नहीं है, नोटिस दिया जाना नहीं चाहिए अगर किसी व्यक्ति की, किसी पार्टनर की डेथ भी हुई है तो। अब ये जो नोटिस होता है, जैसे अगर कोई पार्टनर रिटायर होकर गया तो ये नोटिस होता है, ये नोटिस किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिया जा सकता है। जो पार्टनर रिटायर होकर गया वो भी दे सकता है, या जो पार्टनर्स रह गए, जैसे बी और सी पार्टनरशिप फर्म में रह गए, वो भी इस नोटिस को दे सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी नोटिस दे सकता है। और इन 3 लोगों के केस में, सबसे पहले डेथ वाले व्यक्ति के केस में, दूसरा अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसको भी नोटिस देने की जरूरत नहीं होती, और तीसरा अगर कोई पार्टनर डोरमेंट पार्टनर होता है और वो पार्टनरशिप फर्म से रिटायर कर जाता है। डोरमेंट पार्टनर कौन होता है? जैसे जिसको हम स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं, जिसके बारे में बाकी दुनिया को नहीं पता होता कि ये भी इस पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर था, तो उसको नोटिस देना जरूरी नहीं है। अगर वो रिटायर होता है तो वो लाइबल नहीं होगा अपने रिटायरमेंट के बाद। नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 में बी गिवन बाय एनी पार्टनर, और जो नोटिस होता है सबसेक्शन 1 का किसी भी पार्टनर के द्वारा दिया जा सकता है। जो पार्टनर रह गए उस पार्टनरशिप फर्म में उनके द्वारा, या फिर जो पार्टनर छोड़ के चला गया उसके द्वारा भी वो नोटिस दिया जा सकता है। तो सेक्शन 45 के अंदर हमें इतनी बातें बताई गई है। फिर आते हैं हम सेक्शन 46 के ऊपर। सेक्शन 46 बोलता है राइट ऑफ पार्टनर्स टू हैव बिजनेस बाउंड अप आफ्टर डिसोल्यूशन। क्या बोल रहा है कि पार्टनर्स के राइट के बारे में बोल रहा है।
पार्टनर्स का ये राइट होता है कि वो बिजनेस को बाउंड अप करा सकते हैं डिसोल्यूशन के बाद। अब बाउंड अप कैसे होता है? बाउंड अप होने के लिए जो भी असेट्स होती हैं, जो भी लायबिलिटीज होती हैं वो बेची जाती हैं, असेट्स जो लायबिलिटीज होती हैं वो पे की जाती है, तो इसी को हम बाउंड अप होना बोलते हैं। अब जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई तो जो उसके पार्टनर्स थे या फिर उन पार्टनर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो बाकी सभी पार्टनर्स के अगेंस्ट क्या करा सकते हैं? जो भी असेट्स हैं उस पार्टनरशिप फर्म की, उसको सेल करवा सकते हैं, उसको बिकवा सकते हैं, और बिकवाने के बाद जो भी पैसा आएगा उससे जो पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटीज है वो पे होंगी, और उसके बाद अगर कोई सरप्लस बच जाता है तो वो सभी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस चीज को पार्टनर्स जर्नल लीन ओवर सरप्लस भी बोलते हैं। पार्टनर्स जर्नल लीन ओवर सरप्लस भी बोलते हैं। सेक्शन 46 को एक बार हम रीड करते हैं, क्या बोलता है? ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म एवरी पार्टनर और इज रिप्रेजेंटेटिव इज एंटाइटल्ड, कि हर एक पार्टनर या फिर उसका रिप्रेजेंटेटिव एंटाइटल्ड होता है कब? जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है, एज अगेंस्ट ऑल अदर पार्टनर्स, जितने भी बाकी पार्टनर्स थे, जैसे ए था तो बी और सी के अगेंस्ट ये चीज कर सकता है। और दे रिप्रेजेंटेटिव टू हैव प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म अप्लाइड, की जो भी प्रॉपर्टी थी, जो उसकी प्रॉपर्टी थी उसको अप्लाई किया जाए इन द पेमेंट ऑफ डेब्ट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म, की जो भी डेब्ट्स एंड लायबिलिटीज है फर्म की वो पे की जाए, एंड टू हैव द सरप्लस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स और देयर रिप्रेजेंटेटिव अकॉर्डिंग टू देयर राइट्स। और फिर जो भी पैसा बचेगा, जो भी सरप्लस बच गया वो डेब्ट्स पे करने के बाद, जैसे मान लीजिए कि अगर 10,000 के डेब्ट्स थे और असेट्स को बेच के 12,000 पे आए, तो जो 2,000 रुपए है वो बाकी तीनों पार्टनर्स के अंदर अपनी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उस हिसाब से सरप्लस के बीच में उनके बीच में बढ़ जाएंगे। तो ये चीज इस सेक्शन में बोली गई है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, सेक्शन 47 के ऊपर। सेक्शन 47 बोलता है कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स फॉर पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप। अब ये जो वाइंडिंग अप करनी थी, जो वाइंडिंग अप कर रहे हैं वो डिसोल्यूशन होने के बाद, उसके लिए जो पार्टनर्स होते हैं उनकी अभी भी अथॉरिटी होती है, उनकी कंटिन्यूइंग अथॉरिटी होती है कि फर्म डिसॉल्व होगी उसके बावजूद भी उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो उसकी वाइंडिंग अप के लिए ट्रांजैक्शंस के अंदर एंटर करे। जैसे मान लीजिए अगर 1 अगस्त को हमने अपनी फर्म को डिसॉल्व कर दिया, लेकिन उसके बाद अभी भी हमें कुछ स्टेप्स लेने हैं अब अपनी एसेट्स को बेचने के लिए, लायबिलिटीज को बेचने के लिए, पर्सन को अपॉइंट करने के लिए, जो ऐसा करेगा तो उसके लिए हमारे को पैसे की जरूरत है, तो उस पैसे को हो सकता है हम किसी से उधार पे लें। तो यहाँ पे जो पार्टनर उस व्यक्ति के साथ एंटर करेगा तो अभी भी वो लायबिलिटी सभी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी, अगर इस तरीके की कोई लायबिलिटी होगी तो यहाँ पे वो अभी कंटिन्यूइंग लायबिलिटी के अंदर रहेंगे। क्या बोलते हैं सेक्शन? आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, कि भाई जब फर्म डिसॉल्व हो गई, द अथॉरिटी ऑफ ईच पार्टनर टू बाइंड द फर्म, की जो हर एक अथॉरिटी है पार्टनर को बाइंड करने की, एंड द अदर म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर्स कंटिन्यू, वो क्या करते रहेंगे? कंटिन्यू करते रहेंगे जो भी उनके राइट्स है, notwithstanding the dissolution so far as may be necessary for winding up of the affair। डिसोल्यूशन से कोई मतलब नहीं है जब तक कि जो अफेयर्स है उसके वाइंड अप नहीं हो जाते। एंड टू कंप्लीट ट्रांजेक्शन बिगन बट अनफिनिश्ड एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन बट नॉट अदरवाइज। मान लीजिए कि कोई ट्रांजेक्शन के अंदर आप डिसोल्यूशन वाले टाइम पे एंटर कर गए और डिसोल्यूशन हो गया, तो एक तरीके से आपकी पार्टनरशिप फर्म तो एंड कर गई, तो यहाँ पे अभी आपकी वो ट्रांजेक्शन खत्म नहीं हुई थी, तो अभी भी आप उस ट्रांजेक्शन को पूरा कर सकते हैं जब तक आपकी वो ट्रांजेक्शन खत्म नहीं हो जाती। इस सेक्शन के अंदर हमें इतना बताया गया। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 48 के ऊपर। सेक्शन 48 बोलता है मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स बिटवीन पार्टनर्स। अब जो अकाउंट्स है, जो उनके बीच में अकाउंट्स बनेंगे वो किस तरीके से सेटल होंगे, किस तरीके से लायबिलिटीज पे की जाएंगी, वो हमें इस सेक्शन के अंदर बताया गया। देखिए जब जो मोड ऑफ सेटलमेंट होता है उसके अंदर क्या बताता है? इन सेटलिंग द अकाउंट ऑफ अ फर्म आफ्टर डिसोल्यूशन द फॉलोइंग रूल्स आर सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट बाय पार्टनर्स बी ऑब्जर्व, कि जो भी उन्होंने अपने एग्रीमेंट में डाली है बातें वो चलेंगी, और साथ में क्या चीज ऑब्जर्व की जाती है कि किस तरीके से लायबिलिटीज पे होंगी। अगर जैसे कोई लॉसेज होते हैं तो लॉसेज किस तरीके से पे होंगे? सबसे पहले लॉसेज इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, लॉसेज और डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल दो सबसे पहले पे होगी कहां से? फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट, कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म के पास प्रॉफिट था उसमें से आप उस लॉसेस को या डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को पे करोगे। दूसरा, अगर अभी भी आपके पास पैसा पूरा नहीं होता उस लॉस को पे करने के लिए, फिर आप कैपिटल के पैसे में से उसको पे करोगे। और अगर अभी भी आपके पास पैसे नहीं बचते, कि भाई पहले आपने प्रॉफिट यूज कर लिया, उसके बाद आपने कैपिटल का पैसा यूज कर लिया, उसके बाद भी अगर पैसा नहीं बचता, तो तीसरी चीज होती है, जो आखिरी चीज होती है, नेसेसरी बाय द पार्टनर्स इंडिविजुअली इन द प्रोपोर्शन ऑफ विच दे वर एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट। मतलब कि जो पार्टनर्स है आप वो पर्सनली लाइबल हो जाएंगे, इंडिविजुअली लाइबल हो जाएंगे कि वो उस पैसे को पे करें, और वो किस रेशियो के अंदर पे करेंगे? वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर उसको पे करेंगे। जैसे
अगर उन्होंने जब पार्टनरशिप फर्म बनाई थी एबीसी ने मिलके, उन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखी थी कि सब इक्वली प्रॉफिट डिवाइड करेंगे 1/3 1/3 1/3 करके। तो अब अगर जब इस चीज की बाजी आती है कि भाई अगर अब लॉसेस को पे करना है, तो वहां पे भी वो इसी रेशियो के अंदर सभी लॉसेस को पे करेंगे। अगर 300 रुपए की लायबिलिटी बचती है तो ए पार्टनर 100 देगा, बी 100 देगा और सी भी 100 ही देगा। तो इस रेशियो के अंदर वो लॉसेस को पे करेंगे। यहां पे आपको गार्नर वर्सेस मुरे का केस भी पता होना चाहिए, जिसके अंदर क्या बोला गया था कि सॉल्वेंट, जैसे मान लीजिए कि कोई पार्टनर इनसॉल्वेंट हो जाता है, तो वहां पे जो सॉल्वेंट पार्टनर्स होंगे वो सॉल्वेंट पार्टनर इनसॉल्वेंट पार्टनर के जो शेयर है, कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए लायबल नहीं होंगे, बाउंड नहीं होंगे कि वो उसको भी पे करे। फिर इसका क्लॉज डी बोलता है सेक्शन 48 का कि the asset of the firm including any sum contributed by the partner to make up deficiencies of capital shall be applied in the following manners and order। अब किस तरीके से वो जो पैसे इकट्ठे हुए किस तरीके से वो पे किया जाएगा। The paying of the debt of the firm to the third parties। अब जो भी थर्ड पार्टी का पैसा है, जो भी फर्म से, जैसे फर्म के जो क्रेडिटर्स है उनको सबसे पहले पैसा पे किया जाएगा। जो भी हमारे पास पैसे हैं उसमें सबसे पहले क्रेडिटर को हम पैसा पे करेंगे। किसके क्रेडिटर को? पार्टनरशिप फर्म के क्रेडिटर को पे करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी लायबिलिटी खत्म हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड चीज, इन पेइंग टू ईच पार्टनर रेटेबली व्हाट इज ड्यू टू हिम फ्रॉम द फर्म फॉर एडवांसेस एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम कैपिटल। भाई पार्टनर है, पार्टनर एक तो पार्टनरशिप फर्म को कैपिटल देता है, इसके अलावा हो सकता है कि उसने कोई लोन वगैरह या कोई एडवांसेस उसको दिए हों, तो वो एडवांसेस पार्टनर के उसके बाद पे किए जाएंगे। सबसे पहले आपने बाहर का पैसा पे किया, उसके बाद आप पार्टनर से अगर आपने कोई लोन वगैरह ले रखा है उस पार्टनरशिप फर्म में, तो वो पे किया जाएगा और वो रेटेबली किया जाएगा। मान लीजिए कि हमारे पास प्रॉफिट उतना नहीं है कि हम उसके पूरे के पूरे लोन को पे कर दें, जैसे 2 पार्टनर ने लोन किया था तो हमारे पास इतना पैसा नहीं बचा कि हम पूरा उसका पैसा पे कर दें, तो फिर जो उनकी वही रेशियो थी उसी हिसाब से उनको वो पैसा भी पे किया जाएगा, फिर पूरा पैसा पे नहीं किया जाएगा। और फिर तीसरी चीज बताते हैं, इन पेइंग टू ईच पार्टनर रेटेबली व्हाट इज ड्यू टू हिम इन अकाउंट ऑफ कैपिटल। अब मान लीजिए उसके बाद भी पैसा बचता है तो फिर उसके जो कैपिटल का पैसा था, जैसे जितना भी उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया था उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर, वो पे किया जाएगा। और अगर उनके पास उसके बाद, जैसे मान लीजिए उनके डेब्ट पे करने के बाद, आउटसाइड लायबिलिटी पे करने के बाद भी अगर पैसा कम बचता है किससे, जो कैपिटल अमाउंट था उससे, तो फिर वो कैपिटल अमाउंट भी रेटेबली पे किया जाएगा। मतलब कि जो भी जितना भी पैसा बचा उसको रेशियो में डिवाइड करके पे किया जाएगा, जितनी भी जिस पार्टनर की रेशियो थी उस हिसाब से पे किया जाएगा। और फिर अगर उसके बावजूद भी कुछ पैसा बच जाता है, भाई हमारे पास इतना पैसा था कि हमने पहले आउटसाइड लायबिलिटी पे कर दी, जो पार्टनर्स है उनका लोन पे कर दिया, पार्टनर की कैपिटल पे कर दी पूरी, उसके बाद अगर कोई पैसा बच जाता है तो वो क्या है, हमारे पास सरप्लस है। और वो सरप्लस क्या होगा, जितने पार्टनर्स है उनके बीच में बढ़ जाएगा। भाई जो पैसा बचा वो किसका पैसा होगा, वो किसने मेहनत की थी उसके अंदर, पार्टनर्स ने मेहनत की थी, तो पैसा किसको मिल जाएगा, पार्टनर्स को मिल जाएगा। सेक्शन 48 के अंदर हमें ये बताया गया। फिर और वो किस रेशियो के अंदर बढ़ता है, वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर बढ़ता है। फिर आते हैं हम सेक्शन 49 के ऊपर। इस वीडियो का आखिरी सेक्शन है जो बताता है पेमेंट ऑफ फर्म्स डेब्ट एंड सेपरेट डेब्ट, कि भाई जो फर्म होती है उसकी डेब्ट की पे करने की बात हो रही है और जो पार्टनर्स है उनके डेब्ट्स की पेमेंट करने की बात हो रही है। तो ये सेक्शन क्या बोलते हैं, वेयर देयर आर जॉइंट डेब्ट्स ड्यू फ्रॉम द फर्म, कि कैसे डेब्ट्स ड्यू हैं, जो जॉइंट डेब्ट्स है वो ड्यू है फर्म से, एंड ऑल्सो सेपरेट डेब्ट ड्यू फ्रॉम एनी पार्टनर, की जैसे ए पार्टनर ने कोई सेपरेटली डेब्ट भी पे करना है, एक तो जो पूरी पार्टनरशिप फर्म है उसने एक डेब्ट पे करना है सबने मिलके एबीसी ने, और हो सकता है ए का कोई पर्सनल डेब्ट भी हो। तो यहाँ पे द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शैल बी अप्लाइड इन द फर्स्ट इंस्टेंस इन द पेमेंट ऑफ डेब्ट ऑफ द फर्म। तो सबसे पहले किसकी लायबिलिटी पे की जाएगी, वो जो फर्म की लायबिलिटी थी, मतलब जो एबीसी ने मिलके पैसा देना था किसी बाहर व्यक्ति को, सबसे पहले जो फर्म के असेट्स होंगे वो उस चीज के लिए यूज होंगे, जो फर्म का पैसा होगा वो उस डेब्ट को पे करने के लिए यूज होगा। Any surplus then share of each partner shall be applied in payment of his separate debts or paid to him। फिर जो पार्टनर्स के सेपरेट डेब्ट थे वो सरप्लस में से पे किए जाएंगे। और फिर बोलता था सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टनर, मान लीजिए एक की अगर कोई सेपरेट प्रॉपर्टी थी, अब उसमें से अगर कोई डेब्ट पे करना है तो shall be applied first in the payment of separate debts। तो जो भी ए का डेब्ट है सबसे पहले वो पे किया जाएगा उससे, ए के अगर कोई सेपरेट असेट्स थे उससे, एंड द सरप्लस इफ एनी इन द पेमेंट ऑफ द डेब्ट ऑफ द फर्म। और अगर उसके बाद भी अगर उसके पास कोई पैसा बच जाता है उस असेट से, तो फिर उस सरप्लस से फर्म का जो डेब्ट है वो पे किया जाएगा। तो सेक्शन 45 से लेकर सेक्शन 49 तक हमने इतना समझा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो आगे के सेक्शंस है उनको समझेंगे, पार्टनरशिप एक्ट को खत्म करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा।